Only lecture is a system of medicine, the new era of electrohomeopathic guidance center and studies. Human body, the endocrine system, electrohomeopathic system of medicine. यहाँ पर आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पार्ट 17 वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट अटेंडेंस द endocrine system and electrohomeopathic system of medicine. The endocrine system. The endocrine system is a network of ductless gland. एंडोक्राइन सिस्टम का जो नेटवर्क है वो डक्टलेस बगैर गांठ वाली अ, मानी जाती है। दैट इज द सीक्रेट हार्मोन डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो बेगर पाइप वाली डक्टलेस है ग्लैंड है जो डायरेक्ट ये हार्मोन के अंदर जो है हार्मोन को ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करती है, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। दीज हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ। ये हार्मोन जो है ग्रोथ रेगुलेट करता है, जिससे बढ़ता है इंसान। मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं, बॉडी को के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है उसको मेटाबोलाइज किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये हेल्थ के लिए बेहतर है नहीं है, और जो है उसके अंदर से बॉडी के लिए एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना। रिप्रोडक्शन, जैसे कि सेक्स के लिए, रिप्रोडक्शन दोबारा पैदा होने के लिए किसी और तो ये जो ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें बॉडी के इंटरनल भी सेल्स के रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, और जेनेटिक मीन्स सेक्सुअल जो इरोइज़र है उसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टिमुलेट करता है, और ये एक डिमांड बढ़ाता है बॉडी के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। जब हम प्लानिंग करते हैं किसी ने या प्रेगनेंसी वगैरह के लिए जब भी प्लानिंग की जाती है, तो ये ही एंडोक्राइन सिस्टम जो है रिप्रोडक्शंस के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करता है, उसके बाद ही इंसान मीटिंग्स वगैरह करता है। तो और रिप्रोडक्शन ऑर्गन को मेंटेन भी करता है ये, और रिप्रोडक्शन हार्मोन्स को, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, और और भी जो हार्मोन्स हैं सेक्सुअल हार्मोन, वो रिलीज़ करने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रेस भी को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, फ्लूइड बैलेंस एंड मेनी अदर वाइटल्स बॉडी फंक्शन, और ये बहुत से तरीके के वाइटल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है। दिस एंडोक्राइन सिस्टम वर्क क्लोजली विद द नर्वस सिस्टम टू मेंटेन होमेस्टेसिस। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये वर्क करता है जो अपने नर्वस सिस्टम से क्लोजली, या ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के थ्रू ही ये चलता है, पैरेलल चलता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है, मेंटेन होमेस्टेसिस, और ये ही हमारी बॉडी के होमेस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करना, इंटरनली बैलेंस। ये हमारे डायग्राम्स हैं, जिसमें इंटरनल पोजीशन में ऑप्टिक कैशियम, हाइपोथैलेमस और इन्फंडिबुलम, सीलिया, टेरिका, स्पाइन एंटीरियर, ये आप फुर्सत से देख लीजिएगा, ये ग्लैंड्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ये थायराइड ग्लैंड, जिसे अक्सर आजकल कॉमन डिजीज़ हो गई थायराइड्स की, और ख़ासकर TSH4 अक्सर बढ़ा या घटा मिलता है, T3 T4 वो
इसी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, कंट्रोल होता है। ये पैंक्रियाज है जिसमें टेल, बॉडी, नेक, हेड, 4 पार्ट्स होते हैं। और ये पैंक्रियाटिक एसिन और ब्लड कैपिलरीज इसके स्ट्रक्चर में देखे जा सकते हैं। आइसोलेटेड लैंगर हैंग्स ये बॉडी की एक जगह पे, मतलब लैंगर हैंग्स ये लटका होता है, एक बॉडी के पार्ट एक साइज एक तरफ ये पाया जाता है, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। और पैंक्रियाटिक डक्ट्स के नाम से ये जो नली है इसको डक्ट्स कहते हैं। नली को ही डक्ट्स कहते हैं। और जो थायराइड्स, जो हमारा आज का लेक्चर है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस है। डक्टलेस में से बगैर किसी ट्यूब के। पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे इनलॉज डायग्राम्स मौजूद हैं, इनका पैंक्रियाटिक आइसोलेट सराउंडिंग एसिन जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर फंक्शन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन क्या है। ग्लैंड यहाँ पे है, मेजर्स हार्मोन्स और मेन फंक्शंस, 3 हिस्से में बाँटा डिवाइड किया गया है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये आदत को मेंटेन करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो एक आदत से बनाते हैं इनहिबिटिंग। कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसमें जीएच, टीएस, टीएसएच, एससीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन और एडीएच ये सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। जिसमें कंट्रोल्स होता है जीएच के थ्रू, टीएसएच जो है रिप्रोडक्शन का काम कंट्रोल करता है। और एफएसएच एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके थ्रू फंक्शन में आते हैं। पेनियल ग्लैंड मेलेटोन से रिलीज करता है, ये रेगुलेट करता है इस स्लीप को, वेक साइकिल्स, ये सोने को उठने को ये मेंटेन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन्स। थायराइड T3 T4 कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को। पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है जिसे पीटीएच कहते हैं, हार्मोन पीटीएच के नाम से जाना जाता है। रेगुलेट द कैल्शियम एंड फास्फोरस बॉडी के अंदर, ये अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, फास्फोरस की, तो पीटीएच के अंदर हम प्रॉब्लम समझेंगे। पीटीएच को सही करने के लिए, पैराथायराइड ग्लैंड्स को करने के लिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन चलाते हैं। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन बनाता है, जिसे मैच्योरेशन एंटी लिम्फोसाइट्स इम्यून फंक्शंस रिलीज करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रिनल बनाते हैं, जो स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। पैंक्रियाज जो है आइसोलेटेड एंड लैंगरहैंग्स, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, जिसे रेगुलेट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। अगर शुगर की तकलीफ़ किसी को हो रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि पैंक्रियाज के अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम पैंक्रियाज का पूरा फोकस करते हैं। हमारी जैसे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम पैंक्रियाज को पूरा फोकस करेंगे ट्रीटमेंट देने के लिए, करने के लिए। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर जब हम आएंगे तो पैंक्रियाज किस तरीके से शुगर के ड्यूरेशन काम करता है, जब डिफिशिएंसी होती है या एक्सेस शुगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो किस कंडीशन में करता है और या फिर रजिस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। ओवरव्यूज एस्ट्रोजन, या फिर हम जब पैंक्रियाज के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। ओवरीज जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन से रिलीज करते हैं, जो फैमिली रिप्रोडक्टिव के फंक्शन के लिए काम आता है। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए काम आता है। एस्ट्रोजन ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन
जो फीमेल में ही प्रोड्यूस है लेकिन मेल में भी पाया जाता है। अगर मेल में इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो कैंसर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन जो है फीमेल के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन उसकी अगर क्वांटिटी बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में स्टेरिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और अ, और भी कॉम्प्लिकेशन आती है जो टेस्टोस्टेरोन हाइपर हाइपो में हम देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को ये रिलीज करता है जिसमें सेक्स से रिलेटेड सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है मौजूद। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल के सेक्स रिलेशन रिलेटिव जो है ये फंक्शन को मेंटेन करता है। कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जो इसका जो कॉमन डिसऑर्डर है जब ये काम नहीं कर पाती है एंडोक्राइन सिस्टम, तो उस वक्त डायबिटीज़ मेलिटस होता है, हाइपोथायरायडिज्म होता है, हाइपरथायरायडिज्म होता है, ग्वाइटर होता है और कोशिंग एंड सिंड्रोम्स होता है, एडिसन डिजीज़ होता है, एक्रोमेगाली और ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी, हाइट कम होती है ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी की वजह से, जिसे जीएच हार्मोन कहते हैं, उसकी वजह से हाइट कम बढ़ पाती है, हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है और हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है, पीसीओएस होता है जब ये एबनॉर्मल होते हैं या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। Electrohomeopathic and endocrine system. According electrohomeopathic, endocrine disorder are the consider a rise disturbance in the lymph and blood circulation. Total electrohomeopathy का जो फोकस है lymph and blood सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस होने की वजह से ही होता है। हमारा पूरा फोकस ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में लिम्फ एंड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, लेकिन ऑर्गन और सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हमारी मेडिसिन अलग अलग चूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, रिजल्टिंग इन द impaired न्यूट्रिशन एंड वाइटलिटी ऑफ द ग्लैंड। और ये जो लिम्फ और ब्लड है ये इम्पेयर्ड न्यूट्रिशंस को प्रॉपर वे में प्रोवाइड करते हैं, वाइटलिटी ऑफ द जो ग्लैंड की वाइटलिटी को, और जिसकी वजह से हमारी जो ग्लैंड है वो रेगुलर काम कर पाती है। वरना फिर अगर किसी तरीके के ग्लैंड्स को जैसे कि इनके न्यूट्रिशन में कमी आई या जो टॉक्सिन से कलेक्ट हो गए, उस कंडीशन में हमारी ग्लैंड्स काम करना बंद कर देती हैं, उनकी वाइटलिटी पे इफेक्ट आता है। वाइटलिटी पे इफेक्ट आने की वजह से न्यूट्रिशंस की कमी भी हो जाती है और उसकी वजह से हमारी जो बॉडी जो ग्लैंड्स हैं वो काम करना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या पूरी बॉडी की जो ग्लैंड्स मानी जाएंगी वो काम प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन राइज करती है, जिसे सिम्टोमेटिक से हम नाम देते हैं डायबिटीज़। पैथोलॉजिकल बेस पे हम नाम देते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन आर ट्रेडिशनली सेलेक्टेड, और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक परंपरागत इसका सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड द ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनकी प्रकृति है उसके हिसाब से इस मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। ग्लैंडुलर जो इन्वॉल्व होती है, जो ग्लैंड्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। अब आगे थोड़ी-सी मेडिसिन के बारे में भी आ जाते हैं। कॉमनली यूज़ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जो करते हैं, जो हम अपनी प्रैक्टिस में हम चलती हैं, वो इस तरीके से रेमेडीज़ में है। स्कोफ्लोसोवन जिसे हम एस1 के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल स्फेयर एक्शंस में जनरल लिम्फेटिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। कौन सी यूज़ की जाती है? स्कोफ्लोसोवन। स्कोफ्लोसो 5 का यूज़ जैसे हम एस5 के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल फॉर लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्किन एंड कैलेंडर कंडीशंस में यूज़ की जाती है। स्कोफ्लोसो 10 एलिमेंट्री एंड कैलान लिम्फेटिक ग्लैंड्स के लिए यूज़ की जाती है। स्कोफ्लोसो 2 जिसे बेलियोसा के नाम से मेडिसिन ने नाम रखा था, और अभी क्योंकि सिस्टमेटिक एक नाम बाद में दिया गया है तो S2 सीरीज वाइज में, तो ये सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव एंड हेपेटिक फंक्शंस के लिए, और ख़ास करके बाइल सिक्रेशंस को ये मेंटेन करता है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को मेंटेन करता है। स्कोफ्लोसो जो 5 है वो बिलोसा
B5 के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल एसोसिएट विद द मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस। अगर किसी तरीके का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस है जो लीवर के अकॉर्डिंग है, तो वो S5 से हम ठीक करते हैं। S2 से भी ठीक करते हैं। S2 जो है सिक्रेटिव मेडिसिन है, और S5 मेटाबॉलिज्म मेडिसिन है, जो कंप्लीट बैलेंस करती है जो हमारी बायोकेमिकल्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं। कैंसर 10 जो ट्रेडिशनल इज पैंक्रियाटिक सपोर्ट, ये पैंक्रियाटिक सपोर्ट करती है जो स्ट्रक्चरल ये किसी तरह की प्रॉब्लम आने पे जो वो काम करना बंद कर दिया है, उसको हम से कैंसर 10 के जरिए कंट्रोल करते हैं, ट्रीट करते हैं। कैंसर 2 जिसे हम C2 से जानते हैं, ट्रेडिशनल यूज है मेटाबॉलिक एंड पैंक्रियाटिक फंक्शनल डिसऑर्डर्स के में यूज़ किया जाता है। नर्विनो जिसे हम N1 के नाम से जानते हैं, फैब्रिफ्यूको भी इसका दूसरा नाम है, जिसे नंबर 1 कहते हैं, F1 कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम सपोर्ट है, न्यूरो एंडोक्राइन बैलेंस को मेंटेन करता है। एंजाइट को 2 जिसे A2 कहते हैं, सपोर्ट द वेनस सर्कुलेशन और फंक्शन। जब वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी कहीं भी ग्लैंड्स में या बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, और टॉक्सिक्स डिपॉजिट जब होते हैं तो अक्यूमुलेट कर लेते हैं उस सरफेस को, और उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर वे में ऑर्गन को मिल नहीं पाता। तो A2 का काम है वेनिस पे, और वेनिस के थ्रू जो है सर्कुलेशन को मेंटेन करके, और जो भी टॉक्सिक्स हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हुए टॉक्सिन्स हैं या वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसे रिमूव करने का काम करता है। होल बॉडी इसका फंक्शन है वेनस सिस्टम पे। एनजेड को 3 जो है सपोर्ट है सर्कुलेशन टिश्यूज न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि A1 यूज़ करते हैं, वैसे हम तीनों लेयर पे हम एक साथ यूज़ करने के लिए A3 का यूज़ करते हैं। ओके, नोट दिस ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंडिकेशन इज बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक लिटरेचर और नॉट सपोर्टेड बाय द मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस। अभी तक कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। ये ट्रेडिशनल एक हमारा जो प्रैक्टिस का जो थ्योरिकल चला आ रहा है, उसी बेस पे हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। और ये भी बार-बार, क्योंकि आप जब भी सर्च करेंगे, ये नॉट सपोर्टेड बाय मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस, लेकिन एविडेंस तो मौजूद नहीं है एज एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट्स फॉर द एंडोक्राइन डिजीज। और ये इस्टेब्लिश करता है एंडोक्राइन ट्रीटमेंट्स डिजीज को। एंडोक्राइन डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज, थायराइड डिजीज एंड एड्रिनल डिसऑर्डर रिक्वायर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस रिक्वायर है ही इसके अंदर, एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन। देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो केस होता है, ये बार बार ये दिया जाता है, और ख़ास करके जब हम सर्च करते हैं तो ये क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। हम भी साथ में इससे रख दे रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, जो भी इलेक्ट्रो में केसेस आते हैं, वो थके थकाए होते हैं, और ये जो क्वालिफाइड अपने आप को कह रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन नॉट सपोर्टेड मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस, जिनके पास एविडेंस मौजूद है और वो फिर भी उसे ठीक नहीं कर पाते, क्योर नहीं कर पाते, उनके जो स्ट्रक्चर को रीजनरेट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे बना नहीं सकते, उसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आकर के बनाने का मौका मिलता है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन क्लिनिकल एविडेंस ना होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक 100% श्योरिटी के साथ काम करती है, और पेशेंट को फ़ायदा होता है। लेकिन आज भी इसे कहा जाता है कि नॉट सपोर्टेड मॉडर्न बाय द मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस। और जिसे इसकी वजह ये है कि ये किसी तरीके की कोई केमिकल नहीं है, ये बॉडी के अंदर जाके काम करता है, इंट्रासेलुलर बेस पे काम करता है, इसलिए इसका जो है लैब में कोई टेस्ट अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन अभी कुछ जो मशीनें आ चुकी हैं डेटा साइंस की, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसे अभी हम लोग बेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये कमी देखी जा रही है। आगे फ्यूचर में इस चीज़ को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जल्द ही दूर हो जाएगा। जो ये नॉट सपोर्टेड बाय द मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस, ये आ जाएगा, और आई होप बहुत जल्दी ये सभी इसको यूज़ करते हो जाएंगे और लिखते हो जाएंगे। और क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप क्वालिफाइड को इसको सेंड करो, लेकिन नहीं, हमारे पास तो जो पेशेंट आते हैं वो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास से होकर के आते हैं, उसके बाद हम ट्रीट करते हैं, और उसको 100% श्योरिटी होती है क्योरेबल की, क्योर होते हैं। जनरल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अप्रोच ट्रेडिशनल इम्प्रूव द लिम्फेटिक ड्रेनेज। और जो इसका जो अप्रोच है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का, जो खास करके वो इम्प्रूव करता है लिम्फेटिक ड्रेनेज को, सपोर्ट करता है हेल्थ ब्लड सर्कुलेशन को। यही दो चीज़ हमारी बॉडी में बदलता है, जिसकी वजह से
हम अफेक्टेड होते हैं, हमारी बॉडी अफेक्टेड होती है, डिजीज़ इन्वॉल्व होती है, हमें सिम्पटम्स आते हैं, सिस्टम जो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। और ये मॉडर्न मेडिसिन वाले इसे तो कहते ज़रूर हैं, पर इसका यूज़ जिस तरीके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किया जाता है वैसा कर नहीं पाते। प्रमोट्स गैलेंडर न्यूट्रिशंस, इनहेंस कॉन्स्टिट्यूशन वाइटलिटी और रीस्टोर बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो बैलेंस करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को रीस्टोर करते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी बॉडी का जो एक रूल्स है, रेगुलेशन है, जो प्राकृतिक है, उसको उस तरीके से लाता है जैसे कि ओरिजिनल होनी चाहिए बॉडी की। प्रमोट, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता, उसमें कंडीशन क्या होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट को अक्सर देखा गया है कि आप कितना भी परहेज़ बताते हैं, बैठ करके, आज ही हमने एक डायबिटीज़ के पेशेंट को देखा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे और वो बैठा कोको कोला पी रहा था, ब्लैक कलर वाला। अब बता, अब आप समझ सकते हैं कि कोको कोला में शुगर कितनी होती है। और 424, 30, 3, 6, 70 इसी तरीके से उसका शुगर रहती है। तो अगर अपने ऊपर खुद केयर नहीं करता डायबिटीज़ वाला, तो उसका ठीक कर पाना, इलेक्ट्रो के अंदर कितनी भी अच्छी मेडिसिन हो, नहीं हो पाता। बस वही है, फिर मॉडर्न मेडिसिन जो कहती है कि एविडेंस उनके पास है, वो फॉर प्रॉम्प्ट उसको कंट्रोल में ले लेते हैं और एक बॉडी के अंदर जाने के बाद जो है उसकी जो परसेंटेज को कम कर देते हैं। बस यहाँ तक ट्रीटमेंट वो ले सकता है, इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर जो पेशेंट चाहता है कि हम ज़िंदगी भर सब कुछ खाते पीते हो जाएं, तो उन्हें चाहिए वो फिर प्रिकॉशन के साथ, परहेज़ के साथ इलेक्ट्रोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं और सक्सेस होते हैं। लाइफ स्टाइल मेजर्स फॉर एंडोक्राइन हेल्थ, ईट ए बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट रिच डाइट। ईट बैलेंस्ड, अब ये ऐसा है कि बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि भाई मुझे यही पसंद है तो इसी को खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, और बाहर का बगैर खाए उनको सुकून नहीं मिलता। तो ईट बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस करना है, ईट को बार बार खाते नहीं रहना, उसका टाइम बनाना है, न्यूट्रिएंट को भी चेक करना है, और जो रिच डाइट है जिसमें हमारी सारी कैलोरीज कंप्लीट करती है उसी टाइप की डाइट को लेना है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाइक से चलेंगे, और यहाँ तक कि अगर 10 कदम भी जाना है पान खाने या सिगरेट लेने तो भी बाइक चलेगी। तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सरसाइज रेगुलर होना चाहिए, एक्सरसाइज तभी होगी जब पैदल हम चलेंगे और थोड़ा वक्त निकालेंगे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन हेल्थ बॉडी वेट, और बॉडी वेट को भी केयर करेंगे, वरना फिर बिरयानी खाते खाते वेट बढ़ता जाएगा, और आइसक्रीम खाते खाते, और मैंगो क्या कहते हैं, मैंगो स्लाइस वगैरह जो भी बनती है वो सब लेते जाएंगे। और स्लीप 7 से 9 घंटे सोएंगे, नहीं सोना है 7 से 9 घंटे, और 7 से 9 घंटे ना सो करके 2 बजे तक तो मोबाइल चलाना है, और 3.5 घंटे या 2.5 घंटे ही नींद पूरी होगी, उसके बाद स्ट्रेस आएगा ही, और फिर ये प्रॉब्लम में एंडोक्राइन हेल्थ में आ जाएंगे। मैनेजमेंट स्ट्रेस इफेक्टिव, और स्ट्रेस मैनेज करना है स्ट्रेस को जो इफ़ेक्टिवली, जो हमारी बॉडी को नुकसान ना पाए। और आज स्ट्रेस से कोई भी बचा नहीं, स्ट्रेस ज़्यादातर लोग लेते रहते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं भी है तो मोबाइल देख देख के स्ट्रेस अपना बढ़ा लेते हैं। अवॉइड टोबैको टू एक्सेसिव अल्कोहल, और अब जो टोबैको खाते हैं वो टोबैको की आदत रखते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल, और जो पीने वाले हैं वो पीना भी नहीं छोड़ते, तंबाकू खाने वाले तंबाकू नहीं खाना छोड़ते। हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप अप्स, स्पेशली फॉर डायबिटीज़ एंड थायराइड डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये थायराइड के जो प्रॉब्लम है वो फीमेल के अंदर इसलिए होती है कि वो भी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है घर का, और नींद कम पूरी होती है। ख़ास करके जब हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है, तभी जा कर के थायराइड और डायबिटीज़ दोनों ही हमें पकड़ती है। Okay. Summary: the endocrine system coordinate the body hormonal function, is the essential of maintain internal balance.
ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के हार्मोनल फंक्शन को और एसेंशियल मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस। और ये ज़रूरी जो इंटरनल बैलेंस है जैसे टेम्परेचर है या फिर बायोकेमिकल्स बैलेंस है, उनको ये मेंटेन करने का है। इन ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज़ आर सेलेक्टेड सपोर्ट लिम्फेटिक सर्कुलेशन। और ये जो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज़ को सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्टेड सपोर्ट करती है लिम्फेटिक सर्कुलेशन को, ब्लड प्योरिफिकेशन को एंड कैलेंडर फंक्शंस को। However, these remedies should be regarding complementary within their traditional system। और ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम की मेडिसिन है जो ट्रेडिशनल तरीके से इसको ट्रीट किया गया है, पेशेंट को किया जाता है, जो लिखा चला आया है उसी बेस पे है। शुड नॉट रिप्लेस एविडेंस बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। फिर यहाँ पे दे दिया है शुड नॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस नहीं है। अब जो अपनी जान के खुद दुश्मन बने हुए हैं, जो आइसक्रीम भी खाएंगे और बिरयानी भी कंटिन्यू खाएंगे, शोला भी खाएंगे और रसगुल्ले भी खाएंगे। तो ऐसे स्वीट्स को जो ज़्यादा पसंद करते हैं और डायबिटीज़ से अगर सफ़र कर रहे हैं और सफ़र अगर डायबिटीज़ हो गई है, तो उन्हें फिर एविडेंस बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट को लेना ही ज़रूरी होगा और फिर वहाँ से लेने के बाद अपने पास वापस आते हैं। ओके, ये हमने ग्रुप में डाल दिया। इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आएगा यहाँ पर पैंक्रियाटो, क्योंकि ये थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर का कन्फ्यूज़न है कि उसे पैंक जो हमारे जो डेटा के अंदर था P1 ग्रुप को हमने वहाँ पे ऊपर सही कर दिया है लेक्चर्स के अंदर, ये इसमें सही नहीं कर पाए। तो पैंक्रियाटिक को जो है ये पैंक्रियाट्स की मेडिसिन से जोड़ के रखा है और पैंक्रियाटो 2 जो है ये मेटाबॉलिज्म से जोड़ के रखा है। इसी जगह पे हमने वहाँ पे चेंजेस दे कर दिए हैं। ओके, ये आप चार्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।